Hello students, today we will discuss some more problems on pair of linear equations in two variable. So let us start. Exercise 3.2, question number 4. Which of the following pair of linear equations are consistent, inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. So we start with question 4, part first. X plus y is equal to 5 and 2x plus 2y is equal to 10. So first we write the question in standard form, that is ax plus by plus c is equal to 0. यानी इज इक्वल टू जीरो फॉर्म जो होती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी राइट हैंड साइड में जीरो हमें लाना है. तो ये इस फॉर्म में आ गई x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 2y माइनस 10 को ट्रांसपोज किया इज इक्वल टू 0. सेकेंड इक्वेशन आ गई. उसके बाद एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म निकाल लेंगे, उसके कोफिशिएंट x और x का कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y एंड कांस्टेंट टर्म. कोफिशिएंट ऑफ x से आपको मिल गया a1 फर्स्ट इक्वेशन देखें, a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू 1, y का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है एंड कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म इज -5, c1 इज इक्वल टू 1. इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में a2 इज इक्वल टू 2, क्योंकि x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 2 है, तो b2 इज इक्वल टू 2 एंड कांस्टेंट टर्म की जगह -10 है, c2 की वैल्यू आ गई -10. तो जो हम कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट है इसको चेक करने के लिए हम कंडीशन देखते थे कि जो एक्स वाई या कांस्टेंट टर्म का जो रेशियो है वो हम फाइंड करते थे, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स उसका रेशियो, कोफिशिएंट ऑफ वाई उनका रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो फाइंड करते थे, यानी e1/a2 b1/b2 c1/c2 की वैल्यू फाइंड करते थे. तो यहाँ पे a1/a2 की वैल्यू आ गई 1/2, b1/b2 की वैल्यू भी 1/2 आई गई, सीधे सीधे वैल्यू पुट की गई है, और c1/c2 आ गया -5/-10 जिसकी वैल्यू 1/2 आ गई. तो आपने देखा ये तीनों वैल्यू इक्वल हैं, ऑल द थ्री रेशियोज आर इक्वल. इट मीन्स ये कंडीशन क्या थी, ये कंडीशन थी कंसिस्टेंट की, और इस कंडीशन में दोनों लाइन कोइंसाइड कर जाती थी. तो ये कंडीशन आ गई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट. एंड इसको हम जो कंसिस्टेंट है, जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसलिए इसका ग्राफिकल सोल्यूशन हमें फाइंड करना है. तो इसके लिए हम पॉइंट फाइंड कर लेंगे, चूँकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए 2 पॉइंट फाइंड करना ही सफिशिएंट है. इसलिए यहाँ पे केवल हमने 2 पॉइंट फाइंड किए हैं. एक्स की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं इसमें, तो वाई की वैल्यू 5 - 0 यानी 5 आ जाएगी, और एक्स की वैल्यू अगर हम 5 लेते हैं तो वाई की वैल्यू 0 आ जाएगी. तो एक पॉइंट मिल जाएगा 0,5 एंड सेकेंड पॉइंट 5,0. ये 2 पॉइंट आ गए, उनको हमने ए और बी से डिनोट कर दिया. एंड फॉर सेकेंड इक्वेशन 2x plus 2y minus 10 is equal to 0. If you take x is equal to 0, then it is 0 and 2y minus 10 is equal to 0, 2y is equal to 10 and y is equal to 10/2, it is 5. ये फर्स्ट पॉइंट आ गया c 0,5. इफ़ यू टेक x is equal to 5, x की वैल्यू 5 पुट करेंगे, तो 5 पुट करते ही आपकी वैल्यू आ जाएगी 5 × 2 10, 10 - 10 0 एंड 2y इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू 0. सेकेंड पॉइंट आ गया 5,0 और इसको c एंड d पॉइंट से हमें डिनोट कर दिया. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे 0,5 पॉइंट आया था, यहाँ भी 0,5 पॉइंट है, यहाँ 5 0 है, यहाँ भी 5 0 है. तो a और c दोनों सेम पॉइंट हैं और b और d भी कोइंसाइड कर गए. यहाँ पे कंडीशन से हमें पता था कि यहाँ पे जो दो लीनियर इक्वेशन हैं वो एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी, या जो लाइंस हैं ये डिपेंडेंट है ऐसा भी बोल सकते हैं. ग्राफिकली अगर हम ड्रॉ करेंगे तो दोनों की सेम ही पॉइंट हैं, तो एक ही लाइन ड्रॉ होगी, या दूसरी लाइन होगी तो उस फर्स्ट लाइन की ओवरलैप करती हुई सेकंड लाइन होगी, या लाइन दोनों कोइंसाइड करेंगे कि एक्चुअली वो सेम लाइन ही है, 0, 5 एंड 5,0.
तो यहाँ 0, 5 एंड 5,0 पॉइंट लिया गया और उसको ज्वाइन किया गया और उसी से दोनों इक्वेशन आ गई। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 पे भी ये पॉइंट है और सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 उस पर भी पॉइंट है। तो यहाँ पे दोनों लाइन कोइंसाइड कर गए। तो यहाँ पे इसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे। सिंस बोथ लाइन्स आर कोइंसिडेंट देयरफॉर वी गेट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। एंड उस केस में x की कोई भी वैल्यू लेंगे उसकी करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आएगी। सपोज अगर x की वैल्यू आपने k ले ली तो y की वैल्यू 5 माइनस एक्स यानी 5 माइनस के आ जाएगी। दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी ये वैल्यू। या इसको हम कोई फिक्स वैल्यू भी ले सकते हैं कि यहाँ पे कोई रियल नंबर लिया गया है। अगर x की वैल्यू अगर आप लेते हैं 1 तो आप देखेंगे कि y क्या आएगा 5 माइनस 1 4। उसी तरह से अगर x की वैल्यू लेते हैं यानी 1,4 इस पे पॉइंट होगा। एक सोल्यूशन तो यही हो गया। उसी तरह से अगर हम x की वैल्यू ले लेते हैं 2 तो y आ जाएगा 5 माइनस 2 दैट इज़ 3। तो ये एक सेकेंड सोल्यूशन आ गया। इसी तरह से हम इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट, इसमें भी हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसको हमने जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बाद a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल ली। यहाँ 1 आ गया। a1 b1 इज इक्वल टू -1 एंड c1 इज इक्वल टू -8। सिमिलरली a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू -3 एंड c2 इज इक्वल टू -16। Now a1 upon a2 is equal to 1 upon 3, b1 upon b2 is equal to -1 upon -3 also equal to 1 upon 3 and c1 upon c2 is equal to -8 upon -16 is equal to 1 upon 2। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये दो वैल्यू सेम आ रही है, ये डिफरेंट है। a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 बट नॉट इक्वल टू c1 upon c2। ये कंडीशन आ गई। तो ये कंडीशन आप याद कीजिए किस चीज़ की कंडीशन थी। यहाँ पे x एंड y के जो कोफिशिएंट हैं वो सेम प्रोपोर्शन में है, सेम रेशियो में है, लेकिन कांस्टेंट टर्म सेम रेशियो में नहीं है। तो यहाँ पे ये पैरेलल लाइन की कंडीशन हुआ करती थी और उस केस में इनकंसिस्टेंट था, नो सॉल्यूशन की कंडीशन थी। तो ये कंडीशन किस चीज़ की आ गई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट, इट मीन्स नो सॉल्यूशन, कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट, इसमें अगेन हम स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन को गिवन ही है और इसमें a1 b1 c1 की वैल्यू निकाल सकते हैं इजली। ये आपका a1 हो गया, b1 की वैल्यू 1 होगी एंड c1 -6। इन सेकेंड इक्वेशन a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू -4 एंड c2 इज इक्वल टू -4 एंड b2 इज इक्वल टू -2। नाउ फाइंड द रेशियो a1 upon a2 इज इक्वल टू 2 upon 4, that is 1 upon 2, b1 upon b2 is equal to 1 upon -2 -1 upon 2 and c1 upon c2 is equal to -6 upon -4 is equal to 3 upon 2। देखेंगे तीनों में से कोई भी रेशियो इक्वल नहीं है। तो सिंस a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2, तो ये फर्स्ट कंडीशन आ गई। तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, यहाँ पे कंसिस्टेंट होगा क्योंकि कंसिस्टेंट की दो ही कंडीशन है। एक कंडीशन ये है और सेकेंड कंडीशन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाली है। व्हेन ऑल द थ्री रेशियोज आर इक्वल, a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2 इज इक्वल टू c1 upon c2। दो केस में ही कंसिस्टेंट होता है, एक केस में यूनिक सोल्यूशन मिलता है और एक में इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिलता है। तो अगेन ये यूनिक सोल्यूशन है, इसलिए हम अगेन इसके लिए हम कुछ पॉइंट फाइंड कर लेंगे। 2 पॉइंट फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने 2 पॉइंट फाइंड किए हुए हैं। अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो y यहाँ से कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x। इस चीज़ को यहाँ पे लिख दिया गया है। x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y कितना आ जाएगा, 6 माइनस 0 यानी 6। y की वैल्यू अगर हम लेते हैं, x की वैल्यू अगर लेते हैं 3 देन 6 माइनस 6 ये हो जाएगा 0, y आपका 0 आ जाएगा। इस तरह से 2 पॉइंट आपके मिल गए, 0,6 एंड 3,0 को a एंड b से डिनोट कर दिया। सेकेंड इक्वेशन के लिए अगेन इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ गया y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। इफ़ यू टेक x इज इक्वल टू 0 y विल बी -2 एंड x इफ़ यू टेक x इज इक्वल टू 1 y विल बी 0। इसको सॉल्व करके देख सकते हैं आप।
फर्स्ट पॉइंट को हमने सी मान लिया 0, -2 एंड सेकेंड पॉइंट डी 1, 0। इन चारों पॉइंट्स को हम ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन के लिए फर्स्ट 2 पॉइंट जो ड्रॉ कर लेंगे, ये 2 पॉइंट 0, 6 एंड 3, 0। तो 0, 6 यानी आप ओरिजिन पे हैं, यहाँ पे ये आपका ओरिजिन है। 0 एक्चुअली वो ओरिजिन यहाँ पे है, इसको आप देख लेंगे, ओरिजिन यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये ओरिजिन से 0, फर्स्ट पॉइंट आपको दिखाना है, क्या आ गया 0, 6 फर्स्ट पॉइंट। तो ये पॉइंट यहाँ पे लोकेट हो गया, क्योंकि एक्स के डायरेक्शन में हमें मूव नहीं करना है, केवल वाई डायरेक्शन में जाना है। तो 6 पे पहुँच गए। एंड सेकेंड पॉइंट बी है 3, 0 यानी एक्स एक्सिस पे 3 डिस्टेंस चलेंगे। तो अब 3, 0 मिल गया और इन दोनों पॉइंट को मिलाया गया, तो ये इक्वेशन आ गई 2x + y - 6 = 0। ये लाइन ड्रॉ कर ली हमने। सेकेंड इक्वेशन के लिए पॉइंट सी एंड डी, पॉइंट सी है 0, -2 यानी 0 ये है, एक्स डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं, वाई कोऑर्डिनेट -2 है, तो -2 पे पहुँचेंगे वाई डायरेक्शन में। तो ये आपका पॉइंट हो गया पॉइंट सी। उसी तरह से पॉइंट डी 1, 0 यानी एक्स डायरेक्शन में 1 और वाई डायरेक्शन में 0, ये पॉइंट आ गया। इन दोनों को हमने लाइन ड्रॉ की, तो ये इक्वेशन आ गई। और इस तरह से आप देखते हैं दोनों लाइन आपकी इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट पी पे, ये वाला पॉइंट है ये। और इस पॉइंट के ये पॉइंट ही हमें सोल्यूशन देगा। पी इज़ द सोल्यूशन एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज 2, 2। इसको कैसे फाइंड करेंगे कि पॉइंट पी से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एंड वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो देखेंगे कि ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। तो आप देखेंगे जहाँ पे 2 लिखा हुआ है वहाँ पे कट कर रहा है, इसलिए 2, 0 पॉइंट पे कट कर रहा है। और ये जो परपेंडिकुलर हमने वाई एक्सिस पे ड्रॉ किया है, ये 0, 2 पे कट कर रहा है। तो यानी इस पॉइंट के लिए y हो गया 2 और इस पॉइंट के लिए x हो गया 2। तो इस तरह से ये आ गया 2, 2, क्योंकि ये डिस्टेंस आपकी 2 है और x डायरेक्शन में भी 2 है और y डायरेक्शन में भी 2 है, इसलिए पॉइंट हो गया 2, 2। ये इसका सोल्यूशन आ गया। इंटरसेक्शन पॉइंट P = 2, 2, therefore x = 2 and y = 2 is the solution। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आप अपने मन से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप थोड़ा देखना चाहें कि इक्वेशन किस तरह से बनेगी तो आप देख सकते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 5 इट इज़ गिवन हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगल मतलब रेक्टेंगल के फॉर्म में गार्डन है, उसका पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + B। उसका हाफ की बात हो रही है, यानी उसका हाफ कर देंगे। हाफ कर देंगे तो केवल आपका बचेगा L + B। Half of the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 मीटर more than its width is 36, यानी इसकी वैल्यू 36 दी हुई है। तो लेंथ को या ऐसा भी कर सकते हैं कि आप लेंथ को x माने, विड्थ को y माने। तो x + y की वैल्यू 36 दी है। x + y मीन्स हाफ ऑफ द पेरीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर x + y का 2 टाइम्स होगा, तो एक इक्वेशन ही बन जाएगी। सेकेंड इक्वेशन के लिए कंडीशन दी है लेंथ। लेंथ मीन्स x को आपने माना है लेंथ, लेंथ इज़ 4 मीटर मोर यानी +4। और ये +4 किस में होगी देन इट्स विड्थ, यानी विड्थ से, यानी विड्थ अगर y है तो y + 4x की वैल्यू आएगी। तो इससे सेकंड इक्वेशन बन जाएगी x - y = 4। तो एक इक्वेशन ये बन गई और एक इक्वेशन ये बन गई। इन दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली आप सॉल्व करके गार्डन का डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। डायमेंशन मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करना है, एक्स एंड वाई फाइंड करना है। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर लेंगे। अब आप लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन नंबर 6 लीनियर इक्वेशन गिवन है 2x + 3y - 8। इसमें कुछ कंडीशन दी हुई है कि एक लीनियर इक्वेशन दी है और उसके पेयर में हमें दूसरी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है।
फर्स्ट कंडीशन, अगर वो लाइन इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए, तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर एक लाइन गिवन है तो उसको इंटरसेक्ट करने वाली कितनी लाइन होगी, इनफाइनाइट होंगी। ये लाइन भी इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन भी इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन भी, यानी ये गिवन लाइन अगर है वो ये एल लाइन है तो इसको इंटरसेक्ट करने वाली बहुत सारी लाइनें हो सकती हैं, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे हम इनफाइनाइट एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल हमें एक एग्जांपल देना है। तो कंडीशन क्या होती है इंटरसेक्टिंग लाइन की? इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन है A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो सबसे पहले हमने जो गिवन इक्वेशन है या लाइन है उसके हमने कोफिशिएंट फाइंड कर लिए, A1 B1 एंड C1, ये वैल्यू निकाल ली। तो यहाँ पे A1 आ गया 2, B1 आ गया 3 और C1 आ गया -8, ये वैल्यू निकल आई। अब ये कंडीशन के साथ हमें A1 A2 फाइंड करना है। इस कंडीशन का एक मतलब ये हो गया कि A1 A2 की वैल्यू B1 B2 की अगर इक्वल हो गई तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं होंगी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। तो आप देखें, अगर कुछ देर के लिए मान लें इंटरसेक्शन लाइन की बात नहीं हो रही है, ये इक्वल हो जाते हैं। इक्वल होने पे क्या होगा, A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2, इंटरसेक्शन लाइन तो होगा नहीं। इसको आप इन अनदर वे यू कैन आल्सो राइट A1/B1, अगर ये इक्वल है इट इज़ आल्सो इम्प्लाइज A1/B1 इज इक्वल टू A2/B2। ठीक, ये लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो अगर इफ़ A1/A2 is not equal to B1/B2 then A1/B1 is also not equal to A2/B2 आ जाएगा। A1/B1 की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, इट इज़ 2/3। इट मीन्स A2/B2 कैन नॉट इक्वल टू 2/3। 2/3 का मतलब 2 टाइम्स हो, किसी एक नंबर का 2 टाइम्स हो A2 की वैल्यू और B2 की वैल्यू 3 टाइम्स हो। अगर ऐसा हुआ तो इंटरसेक्टिंग नहीं बन पाएगा क्योंकि नॉट का साइन है। तो यही यहाँ पे हमने ले लिया कि चूँकि रेशियो की बात हो रही है यहाँ पे, वी कैन टेक 2/3 की जगह एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो 2k/3 के टाइम्स कोई वैल्यू हो सकती है, वेयर के इज एनी नंबर। के की जगह 4 6 2 कुछ भी हो सकता है। जैसे के की जगह अगर हम 2 भी ले लें तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2/3 के गोला ही जाएगा। तो इसलिए के यानी यहाँ पे 4/6 भी हो सकता है A2/B2, यानी A2 आपका 4 हो जाए और B2 आपका 6 हो जाए। अगर इस तरह से हुआ तो वो इंटरसेक्टिंग नहीं रहेंगे। यानी इसके अगर हम इन्हें A2 की वैल्यू 4 ली है तो B2 हम 6 नहीं ले सकते, 6 को छोड़ के कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं। तो वही यहाँ पे किया गया। इसका मीनिंग क्या हो गया, A2 की वैल्यू हो गई 2k लेते, और के की वैल्यू हमने 4 ले ली, 4 लेते, यहाँ पे वैल्यू आ गई 8। 2 भी ले सकते थे, यहाँ 4 ले लिया, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो B2 की वैल्यू अगर A2 आपने 2k लिया है तो B2 3k नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने B2 की वैल्यू 3k के इक्वल ली तो वो रेशियो 2/3 के इक्वल आ जाएगा, जो कि होना नहीं चाहिए, यानी 3k नहीं होना चाहिए, यानी उसकी वैल्यू 12 नहीं हो सकती। 12 को छोड़कर कुछ भी आप कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं। B2 की 1 ले लें, 2 ले लें, 9 ले लें, 13 ले लें, 14, कोई भी वैल्यू ले लें अदर देन 12 को छोड़कर कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो A2 अगर आपने 8 फिक्स कर दिया तो B2 की वैल्यू 12 नहीं लेंगे, उसको छोड़ के कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। और C2 के लिए तो आप इंडिपेंडेंट हैं, कोई भी वैल्यू आ सकते हैं, 0 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। तो इस तरह से एग्जाम्पल मिल गया कि आपने A2 यहाँ पर ले लिया 8, तो उस केस में B2 आपने 12 ना लेकर के कोई और वैल्यू ले ली 11, और C2 अपने मन से कोई भी 2 ले लिया, 1 0 कुछ भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे इस कंडीशन में अगर इन दोनों इक्वेशन को, गिवन इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। और इस तरह से ये जो हमने एग्जाम्पल दिया है ये बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। पैरेलल लाइन की कंडीशन थी कि इफ़ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, इट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y आर इन सेम प्रोपोर्शन, आर इन सेम रेशियो, सेम रेशियो में होना चाहिए। यानी A2 B2 की वैल्यू अगर सेम ले लें जो A1 B1 की थी, ऐसा भी कर सकते हैं, सेम ले लें तब भी सेम प्रोपोर्शन में रहेंगे, या उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लें तब भी सेम प्रोपोर्शन में रहेंगे। जैसे A1 की वैल्यू थी 2, देख सकते हैं A1 आपका था 2 एंड B1 था 3, तो यहाँ भी A2 B2 की वैल्यू भी सेम ही ले ली गई है। यहाँ पे A2 B2 की सेम वैल्यू ना लेके किसी फिक्स नंबर से, यानी 2 3 था A और B का कोफिशिएंट, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके भी
लिख सकते हैं। तो ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी A2 की वैल्यू आप 4 एंड B2 की वैल्यू 6 भी रखेंगे तब भी कंडीशन वही आएगी, बस C1 उस प्रोपोर्शन में नहीं होना चाहिए, C1 C2 डिफरेंट आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इन्होंने हमने ले लिया A1 B1 सेम, C2 को चेंज कर लिया, तो अब C1/C2 का जो रेशियो है उसके इक्वल नहीं आएगा और A1 A2 B1 B2 के इक्वल आएगा, जिससे हमारी सेकेंड रिकॉर्ड इक्वेशन बन जाएगी जो गिवन इक्वेशन के साथ पैरेलल होगी। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2x + 3y + 1 = 0। यानी अगर हमें पैरेलल लाइन बनानी है तो x y का कोफिशिएंट हम सेम रखें, यानी कोई भी इक्वेशन दी है, सपोज हमारे पास इक्वेशन दी है x + y + 3 = 0 और इसके पैरेलल लाइन हमें फाइंड करनी है। पैरेलल लाइन अगर फाइंड करनी है तो x + y के जो कोफिशिएंट है वो सेम रखा, तो x y को एज इट इज़ रखा, कांस्टेंट टर्म को केवल चेंज कर रहे हैं, यानी +7 कर दिया, +9 कर दिया, कोई भी वैल्यू यहाँ पे रख दें, यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं +k where k is any real number, then both lines are parallel। k की वैल्यू 3 ना हो, k is not equal to 3, तो उस केस में दोनों लाइन पैरेलल होंगी। यानी पैरेलल लाइन बनाने का सबसे आसान तरीका है कि x एंड y का कोफिशिएंट सेम रखें और कांस्टेंट टर्म को चेंज कर दें। उसी तरह से इंटरसेक्टिंग लाइन का भी एक तरीका हो सकता है, वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक तरीका ये भी हो सकता है कि x y के कोफिशिएंट को आप इंटरचेंज कर रहे हैं। इंटरचेंज करने से क्या होगा कि वो रेशियो सेम नहीं आएगा। यहाँ पर भी हम ये कर सकते थे कि एक आसान तरीका ये भी हो सकता है कि x और y का जो कोफिशिएंट है उसको हम इंटरचेंज कर दें, इधर 3 कर दें, इधर 2 कर दें, बाकी एज इट इज़ पूरा उसी फॉर्म में भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उस केस में भी देखेंगे कि रेशियो आएगा A1/A2 का 2/3 और B1/B2 का 3/2, तो इक्वल तो है नहीं। उस केस में इसको भी एक एग्जाम्पल इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन मतलब सेम लाइन। सेम लाइन फाइंड करना बहुत आसान है कि जो इक्वेशन है उसको उस किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से कर रहे हैं, 4 से कर रहे हैं, बहुत सारी हम सेम इक्वेशन बना सकते हैं किसी भी कांस्टेंट नंबर से, किसी भी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये कंडीशन होती है, इस कंडीशन को फॉलो करने का सेम आसान सा मेथड है कि किसी भी नंबर से इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आप इक्वेशन 2x + 3y + 8 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं k से, वेयर k इज एनी रियल नंबर। k की वैल्यू आपने 2 ले ली तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 4x + 6y - 16 = 0। इस तरह से ये इक्वेशन एंड गिवन लाइन दोनों आप देखें, A1/A2 आएगा 2/4 दैट इज़ 1/2, B1/B2 आएगा 3/6 दैट इज़ आल्सो 1/2 एंड -8 - 16 आल्सो 1/2। अब देखेंगे ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होती है, यानी गिवन लाइन की इक्वेशन को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन आ जाती है। तो इस तरह से आप कई सारे एग्जाम्पल यहाँ पे बता सकते हैं। और इस तरह से जो हमने इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़े हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में हमने इक्वेशन बना के आपको बताया कि इक्वेशन बन जाए कितनी और उसको आपको सॉल्व करना है, तो वो कंप्लीट कर लेंगे। इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आप कंप्लीट करें, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो डिस्कस करें और किसी भी तरह का हेजिटेशन, किसी भी तरह की झिझक ना हो और आप पूरी सारे कंसेप्ट को समझते हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।